जय हिंद। दोस्तों, हमारे देश का प्रत्येक नागरिक कभी ना कभी इस पैसे के लेन देन में जरूर शामिल रहा होगा और अनुमान के मुताबिक 100 में से 90% रिश्ते और दोस्ती सिर्फ इस पैसे के लेन देन की वजह से खराब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरह आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं, किस तरह आप पैसे के लेन देन को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं, किस तरह आप किसी को भी ब्याज में यदि पैसे दे रहे हैं तो उसके लिए आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह यदि आपके पैसे किसी में भी फंसे हुए हैं तो बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह कोई ब्याज माफिया यदि आपको परेशान कर रहा है आपके घर में आके या आपको किसी भी तरीके से डिफेम करके, तो आप किस तरह उसके ऊपर कोई भी लीगल कार्रवाई करवाना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप किसी भी अपने यार से, दोस्त से या फिर किसी भी यारी रिश्तेदारी में पैसे उधार देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन जो मॉडर्न इंडिया है, यहाँ पर ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होती है सबसे ज्यादा इनके ऊपर विश्वास किया जाता है और ये हमारे पास सबसे अच्छा सबूत है कि किसी भी तरह हम कोर्ट का सहारा लेकर या थाने का सहारा लेकर हम अपना जो भी दिया गया पैसा है वो वापस पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप कभी भी किसी भी यार दोस्त को या गांव समाज में किसी को पैसे दे रहे हो तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू, इधर वो फोन पे हो या फिर गूगल पे, पेटीएम या फिर नेट बैंकिंग या इसके अलावा आप बैंक के माध्यम से मीन्स चेक देकर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी आप उसको पैसे दे सकते हैं, ताकि जब भी जरूरत पड़े, जब भी यदि आपके पैसे वापस नहीं आए तो आप उन प्रूफ्स को एज एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 65B के तहत आप ये सभी एविडेंसेस वहां पर पुट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपके पैसे मीन्स आप अभी तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू होगी, यदि पहले से आपके पैसे किसी में फंसे हुए हैं, आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं की, आपने कैश पैसे दिए हैं, उसे कोई भी स्टैम्प पेपर पर आपने लिखवा नहीं रखी या फिर कोई भी एग्रीमेंट आपने नहीं करवा रखा, तो इस सिचुएशन में आप किस चीज का सहारा ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्त, आपको जब आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो आपको एविडेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे कि आप यदि उससे बात कर रहे हो फोन पे कि भाई हमारे पैसे कब देने वाले हो, या फिर मीन्स आपको इतने दिन हो गए पैसे दिए हैं ये वो, या फिर आपका कोई भी उस टाइम गवाह था, या आप कोई भी मीठी मीठी बातें करके उसको गुमराह करके आप अपने जो दिए हुए पैसे की बात उससे कहलवा सकते हो और यदि वो मीन्स रिकॉर्डिंग में आ जाती है तो आप वही प्रूफ कोर्ट के सामने पुट करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। इसी तरह आप व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी एविडेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब सभी एविडेंसेस आप क्रिएट करने के बाद, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे कॉल रिकॉर्डिंग हो, चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे एग्रीमेंट हो, चाहे चेक के थ्रू आपने पैसे दिए हो, चाहे कोई किसी गवाह के सामने दिए हो, इन सभी एविडेंसेस के बाद आप अपने एक वकील के थ्रू 200 या 300 रुपए में एक जो लीगल नोटिस की कार्रवाई होती है, वो लीगल नोटिस उस जिस भी रिश्तेदार या जिस भी व्यक्ति को आपने पैसे दिए हैं उसको आप एक लीगल नोटिस के थ्रू आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई आपने मेरे से इतने पैसे लिए थे जो आपने अभी तक तय तारीख तक आपने नहीं लौटाए, तो मैं आपके खिलाफ अभी लीगल कार्रवाई करूंगा या तो आप मेरे पैसे लौटा दीजिए। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद फिर भी यदि वो 15 दिन में या महीने में उस मैसेज का कोई भी, उस लीगल नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं करता है और वो लीगल नोटिस आपने हमेशा पोस्ट के थ्रू भेजना है, ताकि वो स्टैम्प जो मीन्स जो पोस्ट की जो रसीद है वो भी आपके एक एविडेंसी प्रूफ के तहत काम आ सके। तो दोस्तों, इन सभी एविडेंसेस के बाद हम डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच करेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर नंबर 37 के तहत हम डायरेक्ट समरी सूट फाइल करेंगे, जिसके तहत हम इन सभी एविडेंसेस को एक आधार बनाकर अपनी जो एक रिपोर्ट क्लेम करेंगे, उसके आधार पर कोर्ट हमें जो भी वो एक्यूज्ड है, जो भी मीन्स हमारा रिश्तेदार है, उनसे पैसा वापस दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि फिर भी वह व्यक्ति पैसे नहीं लौटा पाता है तो माननीय कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करके उसकी नीलामी करवा के जो भी आपके पैसे है वो लौटाना जरूर सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, पैसे के लेन देन में सबसे मुख्य बात है जो ध्यान देने योग्य है कि आपको हमेशा एविडेंसेस रखने चाहिए। इसके साथ साथ आपको कोई भी इलीगल रेमेडीज आपको नहीं अपनानी चाहिए, जैसे पैसे के बदले यदि आप किसी को धमकी दे रहे हो या किसी के घर जा रहे हो या किसी की चीज छीन रहे हो तो उल्टी आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करी जा सकती है। इसके अलावा यदि आप किसी से भी ब्याज में पैसे देना चाहते हो तो पंजाब रजिस्ट्रेशन मनी लेंडिंग एक्ट 1938 के तहत उसकी धारा 4 के तहत आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसकी धारा 5 के तहत आप जो भी संबंधित आपके डीसी है उस ऑफिस में जाके आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हो, जिसके थ्रू आप किसी को भी एक लिमिटेड अमाउंट में जो आरबीआई द्वारा गाइडलाइंस है
उस 13% या जो भी परसेंट इंटरेस्ट के ऊपर आप किसी को भी ब्याज में पैसे दे सकते हो। परंतु आप कहीं भी इस लाइसेंस को मिसयूज करते हुए कहीं भी आप ऐसे मीन्स आप गलत अपील करते हो या गलत क्लेम करते हो कि मैंने उससे पैसे दिए हुए थे या फिर इसी एक्ट का सहारा लेते हुए, तो आपका धारा 6 के तहत लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 11 के तहत भी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के तहत किसी भी धनराशि को या फिर कोई भी चीज गिरवी रखे किसी से भी पैसा दे सकता है। इसके अलावा यदि वह व्यक्ति अनसाउंड माइंड है या फिर कोई माइनर है या फिर वो नशे की हालत में है या कोई नशे का कारोबार करता है, तो इसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 24 के तहत ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है या जितनी भी लेन देन है उनको सभी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों पैसे की किसी भी लेन देन में इन सभी मुख्य बातों को ध्यान में दे। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति आपको आपके पैसे के बदले चेक प्रोवाइड करता है और यदि उसके बैंक में बैलेंस नहीं होता, तो आप 6 महीने के अंदर अंदर उस चेक को बैंक में अप्लाई करके यदि बैंक में कोई राशि नहीं मिलती है तो चेक बाउंस करवा के आप उसके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके तहत यदि आप यही एविडेंसेस कोर्ट में प्रूव करते हैं तो आपको आपकी पूरी धनराशि बल्कि आपको डबल धनराशि वापस दी जाएगी। इसके साथ साथ जो भी एक्यूज्ड है उसको 2 साल की सजा दी जाएगी। तो दोस्तों पैसे की लेन देन के इस पूरे विषय का भावार्थ यही निकलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे देने से बचें। इसके अलावा यदि किसी कारणवश आपको पैसे देने भी पड़ जाते हैं तो आप इन सभी रेमेडी को ध्यान में रखें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर एग्रीमेंट, गवाह या फिर चेक के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, बहुत सारे विषय हैं। इसके अलावा फिर भी आपके पैसे यदि कोई व्यक्ति देने से इनकार कर देता है तो आप सबसे पहले उसको लीगल नोटिस भेजिए। उसके बाद आप कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई के लिए भी जा सकते हैं कि कोई भी आपका जान पहचान वाला पुलिस वाला जैसे जो भी कंसर्न थाने में है उसके थ्रू आप उसको कॉल करवा के और पैसे अपने वापसी ले सकते हैं। परंतु यह केस क्रिमिनल केस नहीं बनता है, यह ओनली सिविल सूट का केस बनता है। यदि वह व्यक्ति डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली तरीके से आपसे पैसे लेता है और फिर छल करता है या पैसे नहीं देता तो जरूर हम इसको क्रिमिनल केस में काउंट कर सकते हैं। तो उस केस में सिविल सूट वाले केस में आप सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर नंबर 37 में आप डायरेक्ट आप समरी सूट फाइल कर सकते हैं और इन सभी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए आप आपके जितने भी दिए हुए पैसे हैं वो वापस ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने जो आपको बताया इस पैसे के लेन देन के प्रोसेस में आप कभी भी खुद एक्यूज नहीं बन जाना, क्योंकि जो पैसे के लेन देन में जितने भी मेरे ब्याज माफिया भाई है वो पैसे के बदले किसी का सामान उठा लेते हैं या किसी को धमकी देते हैं तो 384 एक्सटॉर्शन या फिर मार पिटाई करोगे तो 323, 24, 25 जो भी धारा लगती है। इसके अलावा यदि आप किसी को मारने की धमकी देते हो तो 506 या उसके घर में घुसते हो तो 452। इन सभी जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उनके तहत आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखें और पैसे की लेन देन के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखें और यदि आपके पैसे नहीं आ रहे तो आप लीगल रेमेडीज या फिर सिविल सूट फाइल करके अपने पैसे वापसी करवाएं। जय हिंद, जय भारत।